अंदाज, इनसे मिलिए। फिल्म और टीवी कलाकार गूफी पेंटल से अशोक सोनावड़े की बातचीत। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं गूफी पेंटल साहब। गूफी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार मेरे सुनने वाले भाई बहनों को, सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और अगर असली स्टाइल में अपने भांजे कहूँगा, शकुनी के स्टाइल में तो है भांजो, बहुत बहुत आशीर्वाद पहुँचे मामा श्री का। भाई, यही वो अंदाज है, चिरपरिचित अंदाज इनका। वो जमाना याद है जब महाभारत सीरियल आता था तो बिल्कुल ट्रैफिक रुक जाया करती थी, लोग अपने टीवी स्क्रीन्स के सामने बिल्कुल बैठ जाते थे, जम के बैठ जाते थे। जी जी। तो वो दौर फिर से जैसे रिवाइव हो रहा है आपके आने के साथ। हम शुरुआत ये करते हैं कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई, कहाँ आपने स्टार्ट किया? अगर बैकग्राउंड में जाएं तो आई एम अ पंजाबी और सरदार हूँ मैं। सिख फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। पेंटल्स ज़्यादातर हमारे जितने फैमिलीज में थे वो सब फौजी आदमी थे। क्या बात है। हम लोग फौज से ताल्लुक़ रखते हैं। हाँ, मेरे दादाजी वो थे एकेडमिशियन और बहुत डबल एमए उनके अपने टाइम के थे। वो 3 कॉलेजेस के प्रिंसिपल रह चुके हैं और ही वाज द फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ खालसा कॉलेज बटुंगा। हम नया नया पार्टीशन हुआ था, हमें याद है कि हम दिल्ली में थे और उसके बाद दिल्ली से हम बॉम्बे आए। ऐसे जर्नी चलती रही तो आधा मेरे स्टडीज़ जो है वो दिल्ली में रही। उन दिनों में हुआ क्या करता था अशोक जी के आजकल की तरह इतने सारे वेन्यूज़ नहीं खुले थे, ना ही कंप्यूटर था। सही बात। हमारे पास बहुत कम वेन्यूज़ हुआ करते थे कि भाई आप टीचर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, आप आर्मी ज्वाइन कर लो, आप साइंटिस्ट बन जाओ, आप मैकेनिक बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बस इतनी लाइनें थी, ज़्यादा नहीं थी। तो हमारे पिताजी ने उस वक़्त सोचा कि हम इंजीनियर अच्छा बन सकते हैं, इसलिए हमें टाटा नगर भेज दिया गया इंजीनियरिंग करने के लिए। और जब इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा गया टाटा नगर तो इतने में 1962 की बात है, जब चाइना और पाकिस्तान 65 जब युद्ध हुआ, उन दोनों के वक़्त इमरजेंसी हुई इंडिया में और उसमें हमको गवर्नमेंट की तरफ से आह्वान हुआ कि हम आर्मी ज्वाइन करें। तो हम अपने 60 स्टूडेंट्स के साथ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ, हमने आर्मी ज्वाइन कर ली उन दिनों में इमरजेंसी। तो वो 7/8 होता है, 7 साल हमको कंपलसरी करने होते हैं, 8 साल जो है अब आपको अगर आर्मी वापस बुलाना चाहे तो बुला सकती है। मेरा पहला पैशन जो है आर्मी था, एयरफोर्स था। एयरफोर्स में मैं एक बार जो है हार भी चुका था। मैं जाके एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है मेडिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वापस, अब बड़ा डिजेक्टेड था कि मैं एयरफोर्स में नहीं जा सका। और मेरा दिमाग में सिवाय फौजी बनने के कुछ नहीं था कि भाई यहाँ पायलट बनूँ या फौजी बनूँ। क्या बात है। और उसके बाद चॉइस थी तो फिल्म की थी, लेकिन पिताजी ने सोचा इंजीनियर, तो हम ज़बरदस्ती नट बोल्ट जो है टाइट करने निकल गए। तो वहाँ जाके जब इमरजेंसी में आह्वान हुआ गवर्नमेंट का तो आर्मी ज्वाइन कर ली 60 स्टूडेंट से। अब मैं एक चीज़ थोड़ा सा अंतर दे के ये बताता हूँ, आज के जो नौजवान और हमारे ज़माने के नौजवान में थोड़ा फ़र्क है। ये मालूम था कि बड़ी हार्डशिप के बाद हमको अपनी फ्रीडम मिली है। बिल्कुल सही तो बात। देश प्रेम मतलब एक ओतप्रोत तक हो जाने वाले, मतलब उस हद तक होता था कि हम लोग देश प्रेमी ऐसे देख के हम मरो या मारो, ऐसा होता था कि हमारे देश पे किसी की आंख नहीं आनी चाहिए, कि किसी की नज़र ना लगे। तन मन धन से हम अपने देश के लिए सेवा, बट बिकॉज आजकल क्या हो गया है, लोगों को तनख्वाहें बहुत हैं, लोग सुखी जीवन जी रहे हैं, बैंकों के लोन्स मिल जाते हैं, इतनी मेहनत की है सबके माँ बाप ने कि आज वो सब सेटल होके बच्चों को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे ज़माने में अभी नया नया खड़ा हो रहा था हिंदुस्तान, तो उसकी वैल्यू अलग थी। तो एक जोश था, एक जुनून था कि हम किसी तरह फौज में भर्ती हुए। तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज से सीधा आर्मी के लिए रवाना हो गए जी।
और उसके बाद जो है आपने कितना पीरियड वहां पर निकाला, कितना समय वहां पर निकाला आर्मी में? देखिए 7 बरस टोटल होते हैं, उसमें से मैंने 5-6 बरस तो वहाँ निकाल ही दिए। और 5-6 बरस के बाद में जब सब पीस हो गया तो हम लोगों को वहाँ से मतलब छुट्टी मिल गई एंड वी केम बैक टू आवर ओन जॉब। और हम आके वापस अपने इंजीनियरिंग में आ गए। अब इंजीनियरिंग में ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हमारी जो टाटा में सर्विस थी उससे हमारा ट्रांसफ़र फ्रॉम जमशेदपुर बॉम्बे हो गया। बॉम्बे हो गया तो बॉम्बे में मेरा भाई पेंटल, छोटा भाई, जी। वो फिल्म इंस्टीट्यूट से आके ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका था। विद इन 1 ईयर वो एस्टेब्लिश हो गया था और अच्छे एक्टरों में गिना जाने लगा था। तो फिर उसने कहा, जब मैं यहाँ पर नट बोल्ट कस रहा हूँ तो बोलते यार तेरा दिल विल तो लग नहीं रहा, तो बड़े भाई छोड़ दे इसको। दरअसल वो मेरे से 4 साल छोटा है, मैं उससे 4 साल छोटा हूँ इस इंडस्ट्री में। ये बड़ा अजीब गरीब इत्तेफाक है। तो फिर उससे कहा आप छोड़ो बड़े भाई, आप मुझे मालूम है आपका दिल नहीं लग रहा, आप नट बोल्ट छोड़ो और आ जाओ एक्टिंग वाली अपने फिल्मों में। तो देन वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है फिल्मों में। मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया एच.एस. रवेल साहब के साथ। जी जी। और ये फिल्म थी लैला मजनू जो कि सुपरहिट थी, ऋषि कपूर की सेकंड फिल्म थी, उसमें मैं असिस्टेंट हो गया था। और अच्छा। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई है। फिर उनके साहबजादे राहुल रवेल के साथ लव स्टोरी तक मैंने किया, 3 फिल्में उनके साथ असिस्ट की। और इतने में 78 जब चोपड़ा साहब बर्निंग ट्रेन बना रहे थे तो मैं बर्निंग ट्रेन में एज एक्टर गया था, लेकिन मैं एज असिस्टेंट भी उनके साथ लग गया। और वहाँ से मेरी बी.आर. फिल्म्स में फिर जर्नी शुरू हुई। अच्छा जी। तो किस तरह से आप उनको असिस्ट करते थे? कुछ आपने ऐसा कुछ काम किया हो कि जिसकी वजह से आप में एक जो लाइट है, एक वो पता चला हो? नहीं, उस जमाने के जो डायरेक्टर्स थे ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। और ज़्यादातर वो कोशिश ये होती थी कि हम कुछ बताएं ना असिस्टेंट को। असिस्टेंट में दिमाग है, अगर उसने डायरेक्टर बनना है तो खुद सीखे। यहाँ तक कि बिलीव मी कि आजकल तो आप असिस्टेंट को कुछ बोल ही नहीं पाते। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, हम बिल्कुल डर के रहते थे और बल्कि कई बार थप्पड़ भी पड़ जाता था कि तुम डायरेक्टर बनना चाहते हो। और उसके बाद हमको बोला जाता था कि अगर डायरेक्टर बनना है पूरे स्टूडियो में कटका दो। आई स्टिल रिमेम्बर कि कटका तक हमने दिया हुआ है, कोई हमारी नाक नहीं नीचे होती थी, क्या बात। कोई इज्जत नहीं कम होती थी। लेकिन आजकल आप किसी को कह के देखो तो शायद आपको मार देगा। अच्छा, और आजकल आप हंसेंगे कि हमारी तनख्वाह क्या होती थी एज असिस्टेंट। मैंने अच्छी खासी कई हज़ार की नौकरी छोड़ के इंजीनियरिंग की। मैंने 200 रुपये पर मंथ एज असिस्टेंट, क्योंकि बस कीड़ा था, हमको फिल्म में आना था किसी तरह, तो 200 रुपये पे मैंने काम किया है। वो 200 रुपये भी 5 महीने के बाद मिलते थे। उसी में हमको फैमिली भी चलानी है। फिर साथ में अशोक जी आई यूज टू डू मॉडलिंग, फिर मैं डॉक्यूमेंट्रीज करता था, आपके दूरदर्शन में प्लेज करता था। तो इस तरह थोड़ा पैसा अर्न करके फैमिली किसी तरह चलती थी जी। तो पहला ब्रेक आपको कब मिला एक्टिंग में? छोटे छोटे तो मिलते रहते थे, लेकिन पहला 75 में एक पिक्चर आई थी डिम्पल। और ये भाग्यश्री जी के फादर हैं, हिज हाइनेस ऑफ स्टेट है महाराष्ट्र की, तो उसके हिज हाइनेस हैं विजय कुमार जी। तो विजय कुमार जी की पिक्चर थी डिम्पल, जिसमें मुझे विलन उन्होंने मेरे बर्थडे के दिन साइन किया था। तुम्हारे बर्थडे पे तो मैं आ गया हूँ लेकिन मैं कुछ लाया नहीं। अच्छा, तो मैं पिक्चर जो बना रहा हूँ उसमें जो है तुम मेरे विलन हो। तो दैट वाज माय स्टार्टिंग। उस वक्त तक सिर्फ असिस्टेंट था, लेकिन तब जाके उन्होंने पहली ब्रेक दी। फिर उसके बाद आत्माराम जी की आफत और कैद आई। उसके बाद फिर देश परदेश, अब्दुल्ला, ये वो सब आ गई। महाभारत आपको किस तरह से मिली? हुआ यूं कि 78 में जब मैं चोपड़ा साहब के साथ, रवि चोपड़ा साहब के साथ ये कर रहा था एज एक्टर, विनोद खन्ना का असिस्टेंट था बर्निंग ट्रेन में, एज एक्टर था।
तो तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आई वांट टू आल्सो जॉइन यू एज असिस्टेंट डायरेक्टर। बाय द वे उससे पहले 1977 में मेरी एक पिक्चर 20 मिनट की खुद की डायरेक्शन की दूरदर्शन पर रिलीज हो चुकी थी। दूरदर्शन में मैंने शेर पे सवा शेर करके, असरानी, बेंजामिन एंड पेंटल तीनों थे उसमें मेरे एक्टर्स, उनके साथ मैंने 20 मिनट की फिल्म बनाई थी फॉर दूरदर्शन। उसमें डेविड धवन मेरे एडिटर थे, बिजॉन दास गुप्ता द वेरी फेमस आर्ट डायरेक्टर वाज माय आर्ट डायरेक्टर। तो ये सब हम लोगों की एक टीम थी। मैंने पहली पिक्चर वहाँ पर डायरेक्ट की। उसके बाद फिर बर्निंग ट्रेन के वक्त मैंने रवि साहब को रिक्वेस्ट की, आई वांट टू जॉइन यू। फिर उनके साथ मैं बी आर फिल्म्स का एक सिस्टर कंसर्न थी विच वाज कॉल्ड बी आर एड्स, जिसमें हम कमर्शियल बनाते थे, मतलब एडवर्टाइजिंग फिल्म्स। तो वहाँ का मैं चीफ हो गया बी आर फिल्म्स में, और उस तरह मेरी बी आर फिल्म्स में जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं एसोसिएट डायरेक्टर भी वहाँ था, कास्टिंग डायरेक्टर भी था, प्रोडक्शन डिज़ाइनर भी था, एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड देन फाइनली मैंने उनके लिए काफ़ी कमर्शियल्स भी डायरेक्ट किए। फिर उसके बाद जिंगल्स भी लिखे। फिर उसके बाद काफ़ी सीरियल्स मैंने डायरेक्ट किए, जिसमें कि काफ़ी फेमस हुआ था। एक चुन्नी करके फेमस था, एक सौदा था, एक से बढ़कर एक। तो ऐसे ऐसे करके सीरियल्स मैंने उनके यहाँ पर डायरेक्ट किए थे। रवि चोपड़ा के साथ नहीं, मिलकर आप साथ नहीं, उनके नीचे, मतलब कि डायरेक्शन वाज माइन। महाभारत में ये जो शकुनी वाला आपका रोल बड़ा ही मतलब इतना पॉपुलर है कि वो जो आपका डायलॉग है भांजे, ये इतना पॉपुलर हो गया। ये स्टाइल आपने कैसे इवॉल्व किया, किस तरह से आपने अपनाया? कुछ नहीं, थोड़ा बहुत अपने ऊपर काम किया, देखा कि कौन सा स्टाइल मेरे को, मेरे फेस पे और पर्सनैलिटी पे सूट कर रहा है, तो उस तरह के। ये क्या होता है, आई टेल यू, ये थोड़ा सा एडवांटेज होता है एक एक्टर के लिए अगर वो बैक ऑफ द कैमरा में उसने काम किया हो, क्योंकि दूसरों से ऑब्जर्व कर कर के वो एक्सपीरियंस लेता है, तो वो अपने कैरेक्टर्स में वो ढालता है। चोपड़ा साहब और डॉक्टर राही मासूम रजा को बताया तो क्या मैं इसको लंगड़ा बना सकता हूँ, तो शकुनी को लंगड़ा का अवतार मैंने दिया। क्या बात है। तो इस तरह वो लंगड़ापन आया। और बाकी भाषा तो फिर अपने अपने हर एक्टर की अपनी भाषा होती है। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। महाभारत के बाद का जो सफर है आपका, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से आसान हो गया होगा। कि मैं एक चीज में विश्वास करता हूँ, भांजे अच्छा वही खिलाड़ी भांजो जो जाने पांसों का खेल। तो मेरे को विश्वास है भांजे हमारे पांसे चलेंगे ही चलेंगे। क्या शुक्रिया। यही वो अंदाज है जिसके लिए जाने जाते हैं गूफी साहब। तो हम फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आप अपने टाइट शेड्यूल से आपने समय निकाला और हमारे लिए आपने समय दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। मेरा भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया, मेरे सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आपने फिल्म और टीवी कलाकार गूफी पेंटल से अशोक सोनावड़े की बातचीत सुनी। हमारे इस कार्यक्रम को बनाने में हमें तकनीकी सहयोग दिया गणेश शिंदे ने। प्रस्तुति सहायक थे PKA नायर और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता सुभाष चंद्र सिंह। इनसे मिलिए